रूसी सेना का यूक्रेन से विध्वंसक बदला हुआ है। बड़ी जानकारी आ रही है, डोनेस्क में यूक्रेन के 2 एयरक्राफ्ट तबाह हो गए हैं। साथ ही इंफॉर्मेशन ये भी है कि हमले में यूक्रेन के 395 सैनिक भी मारे गए हैं। यूक्रेन के काउंटर अटैक के बाद गुस्से में है रूस और 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस को बड़ी चोट पहुंचा दी है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज 24 फरवरी है, यानी रूस यूक्रेन युद्ध की बरसी। आज युद्ध के 2 साल पूरे हो चुके हैं और इसी के साथ यूक्रेनी सेना का नया काउंटर अटैक शुरू हो गया। पिछले 24 घंटे में ज़ेलेंस्की सेना ने कई फ्रंट पर विध्वंसक हमले किए। इन हमलों में रूस के 6000 करोड़ रुपए के हथियार भस्म हो चुके हैं और रूसी फौज को सबसे बड़ी चोट अज़ोव सागर के आसमान में पहुंची है। यहाँ उसका सबसे बड़ा और आधुनिक सर्विलेंस विमान आग का गोला बन गया। तो सवाल ये है कि क्या अब युद्ध का सबसे खतरनाक दौर शुरू हो गया है? उससे बड़ा सवाल ये है कि अब पुतिन सेना क्या करने वाली है? चौबीस फरवरी 2024 ये वो तारीख है जब रूस यूक्रेन युद्ध को 2 साल पूरे हो गए। चौबीस फरवरी 2024 यही वो दिन है जब रूसी सेना यूक्रेन को बड़ा जख्म देने की तैयारी कर रही थी, लेकिन हुआ इसका एकदम उल्टा। 24 फरवरी 2024 इसी तारीख को रूसी सेना पर बहुत बड़ा आघात, बहुत बड़ा वज्रपात हो गया। यूक्रेनी फोर्स ने युद्ध की बरसी पर रूस के सर्विलांस विमान, लड़ाकू विमान, सुखोई विमान बनाने वाली फैक्ट्री और जहाज के पुर्जे बनाने वाले प्लांट को जला दिया। यूक्रेन ने 24 घंटे के अंदर जिस तरह से काउंटर अटैक किया है, उससे रूसी हथियार इसी तरह से जल रहे हैं। रूसी सेना को सबसे बड़ी चोट आसमान में पहुंची। रूस का सबसे बड़ा और आधुनिक सर्विलेंस विमान A-50 जल गया। रूस का सर्विलांस विमान अज़ोव सागर के ऊपर उड़कर निगरानी कर रहा था, तभी मिसाइल ने उसे हिट कर दिया। ये उसी वक्त की तस्वीर है जब रूस का सर्विलांस विमान A-50MU आसमान में ही आग का गोला बन गया। तेईस फरवरी 2024 शाम 7 बजे का वक्त था। जमीन से लेकर आसमान तक अंधेरा छा चुका था। रूस का विमान अज़ोव सागर के ऊपर पहुंचा था, तभी उसे एक मिसाइल ने हिट किया। जोर का धमाका हुआ। इसके बाद विमान जलते हुए जमीन पर आकर गिर गया। उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। रूसी विमान आग की लपटों में घिर गया। काफी देर तक आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुआं उठता रहा। कोई कुछ कर नहीं सका। कुछ ही देर में विमान जलकर राख हो गया। और इस तरह रूसी सेना को अब तक की सबसे बड़ी चोट पहुंच गई। एक ही झटके में उसका करोड़ों का विमान स्वाहा हो गया। रूस का A-50MU विमान ने रोस्टोव-ऑन-डॉन से उड़ान भरी थी। वो अज़ोव सागर पहुंचा था, तभी उसमें धमाका हुआ। इसके बाद विमान भस्म हो गया। रूस का विमान कैसे जला, इसे लेकर 3 थ्योरी सामने आई है। यूक्रेन का दावा है कि उसने S-200 से मिसाइल फायर कर रूसी विमान को तबाह किया, जबकि रूस का कहना है कि विमान को गलती से रूसी मिसाइल ने हिट किया, जिससे वो जल गया। वहीं विदेशी रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन ने रूसी विमान को हाइमार्स या पैट्रियट से गिराया। यूक्रेन ने इस काम को अंजाम किस हथियार से दिया, ये अभी साफ नहीं, लेकिन सच ये है कि रूस का सबसे बड़ा और आधुनिक टोही विमान तबाह हो चुका है।
सिर्फ रूस का सर्वेलांस विमान ही नहीं चला है, बल्कि यूक्रेनी सेना के काउंटर अटैक में खेरसोन के पास रूस के 2 सुखोई 34 एयरक्राफ्ट भी आग का गोला बन गए। मतलब ये कि सिर्फ 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस के 3 विमानों को मलबा बना दिया। इसी के साथ ही रूस में हड़कंप मच गया। यूक्रेन ने रूस के जिस A-50 सर्वेलेंस विमान को तबाह किया है उसकी कीमत 4,200 करोड़ रुपए है। इसके अलावा यूक्रेनी हमले में रूस के 2 सुखोई 34 विमान भी जल गए। एक सुखोई विमान की कीमत होती है 900 करोड़ रुपए। इस लिहाज से 1,800 करोड़ रुपए के रूसी फाइटर जेट तबाह हो गए और इस तरह 24 घंटे के अंदर ही रूसी एयरफोर्स को 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 24 घंटे में रूसी सेना को 6,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और इसके अलावा पिछले 10 दिन के अंदर रूस के 8 सुखोई एयरक्राफ्ट तबाह हो चुके हैं और इनकी कीमत 7,200 करोड़ रुपए थी। इतना ही नहीं, यूक्रेन के हमले में रूस का एक युद्धपोत भी डूब चुका है और इसकी कीमत करीब 4,000 करोड़ रुपए बताई जाती थी। नुकसान के इन तीनों आंकड़ों को जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा 17,200 करोड़ रुपए पर पहुंच जाता है। यानी 10 दिन के अंदर यूक्रेन ने रूस को 17,200 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन के हमले में सिर्फ रूसी विमान ही तबाह नहीं हुए, बल्कि रूसी धरती पर विनाश का जलजला आ गया। यूक्रेनी सेना ने मॉस्को में उस फैक्ट्री पर ड्रोन हमला कर दिया जिसमें सुखोई लड़ाकू विमान बनाए जाते हैं। यूक्रेनी हमले के बाद रूस का प्लांट धुआं-धुआं हो गया। लिप्तिस्क में यूक्रेन ने रूस के उस प्लांट पर धावा बोला जिसमें जहाजों के कल पुर्जे बनाए जाते थे। यूक्रेन के हमले के बाद प्लांट किस तरह धू-धू कर जल गया, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। नोवरोसिस्क में यूक्रेन ने रूस के हथियार गोदाम पर हमला किया। हमले के बाद हथियार डिपो में भीषण आग लग गई। रूस के नोवोलिपेत्स्क में यूक्रेन ने उस स्टील फैक्ट्री पर हमला किया जहां बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए स्टील बनती है। ड्रोन हमले से ये फैक्ट्री भी जल गई। लुहांस्क में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के कई टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स को जलाकर भस्म कर दिया। बाखमुत में यूक्रेन ने रूसी सैन्य टुकड़ी को ड्रोन से उड़ा दिया। यूक्रेनी फोर्स ने कई और फ्रंट पर जबरदस्त हमले किए। इन हमलों में रूस का टॉर मिसाइल सिस्टम और बुक एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम नष्ट हो गए। यूक्रेनी डिफेंस का दावा है कि उसकी सेना रूसी हथियारों की 7 यूनिट को भी तबाह करने में कामयाब हुई है। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क और तुला में भी कई ड्रोन दागे, लेकिन ये हमले कामयाब नहीं हो सके। ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन का नया काउंटर अटैक शुरू हो चुका है। इस बार काउंटर अटैक का प्लान नए सेना अध्यक्ष सायरस्की ने तैयार किया है, जो सफल होता हुआ नजर आ रहा है। ज़ेलेंस्की की इसी घोषणा के साथ यूक्रेन ने नया काउंटर अटैक लॉन्च कर दिया है। ये काउंटर ऑफेंसिव युद्ध के 2 साल पूरे होने पर शुरू हुआ है, जिसमें रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन के इस काउंटर अटैक का परिणाम क्या होगा, पुतिन का प्रतिशोध कैसा होगा, ये बहुत जल्द पता चलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर इस वक्त कुपियांस्क में रूसी सेना का बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेनी ठिकानों पर रॉकेट की बरसात हुई है। ग्रैंड रॉकेट लॉन्चर से भीषण हमला किया गया है और हमले में यूक्रेन के 55 सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन के हथियारों की 3 यूनिट खत्म हो गई है। दो साल क्या, पुतिन ने तो अपनी सेना को यूक्रेन को जीतने के लिए 1 साल का भी वक्त नहीं दिया था। रूस के यूक्रेन मिशन को पूरा करने की डेडलाइन 3 से 4 महीने रखी गई थी, लेकिन इस युद्ध को अमेरिका ने अंतहीन बना दिया। 2 साल बाद भी रूस की जीत सुनिश्चित नहीं दिखती। नेटो फिर हथियारों की खेप भेज रहा है, लड़ाकू विमान देने वाला है। तीसरे साल में प्रवेश कर चुका ये युद्ध अभी और कितना लंबा चलेगा, इसका अंदाजा वॉर एक्सपर्ट्स भी नहीं लगा पा रहे।
रूस की बौखलाहट की वजह से यूक्रेन भी धधक रहा है। घड़ी की दोनों सुइयां घूमकर 12 पर पहुंची। कैलेंडर में तारीख बदली और इसी के साथ यूक्रेन में शुरू हो गए ताबड़तोड़ धमाके। शुक्रवार को रूस यूक्रेन युद्ध के 2 साल पूरे हो गए और अंतहीन युद्ध का सिलसिला तीसरे साल में प्रवेश कर गया। पुतिन ने जिसे 3 महीने का मिशन माना था वो 24 महीने बाद भी पूरा नहीं हुआ है। और अभियान के अधूरेपन ने पुतिन के साथ उनकी सेना को भी बौखलाहट से भर दिया है। शनिवार को यूक्रेन पर जल, थल और नभ से प्रहार शुरू हुआ। अलग अलग शहरों पर मिसाइलों की बरसात कर दी गई। कामिकाज़े ड्रोन और टैंक के धमाकों से यूक्रेन के कई शहर दहलने लगे। यूक्रेन पर हमले का सिलसिला पिछले 3 दिनों से जारी है। ओडेसा में 3 लोगों की मौत हो गई। ड्रोन हमले से इमारतों में आग लगी। ओडेसा में जख्मी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रूस ने घातक मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू किया है। युद्ध के 2 साल पूरे होने के बाद पुतिन ने जाहिर कर दिया है कि अब अचूक हथियारों से यूक्रेन पर प्रहार होगा ताकि नेटो के तमाम हथियार नाकाम हो जाएं। पुतिन की मंशा एक रिपोर्ट से जाहिर हुई है जिसके मुताबिक ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों का प्रोडक्शन तेज कर दिया गया है। रूस में ज़िरकॉन मिसाइल की प्रोडक्शन को 3 गुना कर दिया गया है। सेना के पास ज़िरकॉन का नया स्टॉक पहुंचा दिया गया है। हाइपरसोनिक स्पीड की वजह से एयर डिफेंस नाकाम हो जाते हैं। दक्षिणी यूक्रेन को दहलाने के लिए रूस से लगातार कामिकाज़े ड्रोन का अटैक हो रहा है। इसके अलावा अजोव सागर से रूस ने अपनी घातक KH-59 मिसाइलों से हमला किया। यूक्रेन ने रूस के 12 ड्रोन को गिराने का दावा किया है। गुरुवार की देर रात यूक्रेन ने 23 ड्रोन को मार गिराया था। यूक्रेन ने एयर डिफेंस से 2 मिसाइलों को भी गिरा दिया। मिकोलेव और ओडेसा को टारगेट करके हमले किए गए। हालांकि रूस ने भी पिछले 1 हफ्ते में यूक्रेन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं कि पिछले 7 दिनों में कैसे लगातार यूक्रेनी हमले नाकाम हुए हैं। सात दिन से यूक्रेन में भयंकर युद्ध चल रहा है और इस दौरान यूक्रेन को काफी नुकसान हुआ है। रूस ने यूक्रेन के एक MiG-29 फाइटर जेट को गिरा दिया है। रूस के एयर डिफेंस ने एक यूक्रेन Mi-8 हेलीकॉप्टर को भी नष्ट कर दिया है। रूस के आसमानी कवच ने यूक्रेन के मिसाइल हमलों को भी नाकाम कर दिया है। 7 स्टॉर्म शैडो मिसाइलें हवा में नष्ट कर दी गई हैं। पेट्रियट एयर डिफेंस से निकलने वाले एक मिसाइल भी भस्म हो गई है। यूक्रेन S-200 मिसाइलों से हमले कर रहा है। रूस ने ऐसा 4 मिसाइलों को हवा में नष्ट किया है। जानकारी ये भी है 3 HIMARS एंटी रडार मिसाइल भी गिराए गए हैं और अमेरिका से यूक्रेन आए 6 JDAM गाइडेड बम को भी हवा में नष्ट किया गया है। रूसी एयर डिफेंस ने 42 HIMARS रॉकेट को जमीन पर गिरने नहीं दिया और यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत यानी ड्रोन हमले भी नाकाम रहे। रूस ने 652 को नष्ट किया है। हालांकि एयरक्राफ्ट के मामले में रूस का नुकसान बहुत बड़ा है। पिछले 1 हफ्ते से रूस जंग में हावी था।
लेकिन अब यूक्रेन ने भी वापसी की है। रूस के ताबड़तोड़ प्रहार की वजह से यूक्रेन को बड़ी तादाद में अपने सैनिकों को गंवाना पड़ा है। पिछले हफ्ते अवदीवका में यूक्रेन के 2900 सैनिकों की मौत हुई। कुपियांस्क में 390 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है। डोनेस्क में 2560 सैनिकों की मौत हुई है। हेरसोन में 460 सैनिकों की मौत हुई है। पिछले हफ्ते अवदीवका में यूक्रेन के 2900 सैनिकों की मौत हुई। सूमी पर ताबड़तोड़ हमले का सिलसिला जारी है। एक ही दिन में यहां 28 बार हमले किए गए। सूमी में कुल 148 धमाके किए गए। रूस इस इलाके में ड्रोन, आर्टिलरी, टैंक और ग्रेनेड लॉन्चर का इस्तेमाल कर रहा है। सूमी पर लगातार अनगाइडेड रॉकेट बरसाए जा रहे हैं। पिछले 2 साल से रूस का ऐसा ही हमला जारी है और 2 साल में यूक्रेन के कई शहर वीरान हो चुके हैं। दो साल से चल रहे इस युद्ध के दौरान यूक्रेन ने अपने सैनिक गंवाए हैं, तो वहीं नेटो देशों के हथियारों का बहुत बड़ा स्टॉक यहां भस्म हो गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने 2 साल में अपनी कामयाबी का बखान करने के साथ यूक्रेन में हुई तबाही का आंकड़ा जारी किया है। आपको दिखाते हैं। युद्ध के 2 साल पूरे हो चुके हैं और इस घमासान में यूक्रेन की जमीन कई विदेशी हथियार भस्म हो गए हैं। रूस का दावा है कि उसने अब तक 572 एयरक्राफ्ट गिरा दिए हैं। 2 वर्षों में कुल 267 यूक्रेनी हेलीकॉप्टर गिराए जा चुके हैं। रूस के लिए सबसे खतरनाक यूक्रेन ड्रोन है और अब तक 13,223 ड्रोन गिराए जा चुके हैं। नेटो देशों से यूक्रेन भेजे गए 15,188 टैंक को नष्ट किया जा चुका है। युद्ध के दौरान 2 साल में यूक्रेन 1,223 MLRS गंवा चुका है। यूक्रेन में 8,145 तोप नष्ट हो चुके हैं। रूस की बमबारी में 18,981 सैन्य वाहन मलबे में तब्दील हो चुके हैं। युद्ध का पहला साल रूस ने अपने हथियारों के बल पर लड़ा था, लेकिन दूसरे साल में पुतिन के कई मददगार भी पर्दे के पीछे से इस युद्ध में अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं। इसमें पहला नाम ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का है। ईरान ने रूस को अपने घातक कामिकाज़े ड्रोन की सप्लाई की है। रूस को ईरान से बैलिस्टिक मिसाइलों की सप्लाई भी होनी थी, लेकिन ईरान ने अब मिसाइल देने से इनकार कर दिया है। यूएन में ईरान की तरफ से यह बयान दिया गया है, लेकिन यह भी सच है कि ईरान रूस को ड्रोन देने से भी इनकार करता रहा था और सीक्रेट रूट से ड्रोन मॉस्को पहुंचा दिए गए थे। हालांकि मिसाइलों की कमी पुतिन के दूसरे मददगार किम जोंग पूरा कर रहे हैं। यूक्रेन में इसके कई सबूत मिले हैं। रूस को यूक्रेन में हमले के लिए शॉर्ट रेंज की मिसाइलों की जरूरत है। नॉर्थ कोरिया से मिसाइलों की खेप रूस पहुंच चुकी है और यूक्रेन में नॉर्थ कोरियन मिसाइलों के टुकड़े भी मिले हैं। रूस का तीसरा मददगार चीन है। चीन से यूक्रेन को गोला बारूद मिल रहा है और डोनेस्क में इसके सबूत मिले हैं। रूस के कई मददगार बने तो वहीं यूक्रेन के मददगारों ने हथियार सप्लाई करने में आनाकानी शुरू कर दी थी। अब एक बार फिर कई देशों से यूक्रेन को हथियार मिलने जा रहा है। युद्ध के 2 साल पूरे होने पर इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ज़ेलेंस्की से मिलने पहुंची हैं। यूरोपियन कमीशन की चीफ भी कीव पहुंची हैं। दोनों को ज़ेलेंस्की ने होस्टोमेल एयरपोर्ट दिखाया, जहां रूस ने युद्ध की शुरुआत में कब्जा कर लिया था। ऐसे दौरों से ज़ेलेंस्की का हौसला जरूर बढ़ा है और उम्मीद यही है कि नेटो के दम पर यूक्रेन अभी लंबे समय तक युद्ध में टिका रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है अवदीवका से, जहां पर रूस का बारूदी वज्रपात हुआ है। यूक्रेनी सेना पर रूस की भीषण बमबारी हुई है। 24 घंटे में मारे गए 425 यूक्रेनी जवान और रूसी रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो जारी किया है, जो इस वक्त आप देख रहे हैं।
यूक्रेन जंग को आज 2 साल पूरे हो गए और 2 साल बाद यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की मुराद पूरी होती दिखाई दे रही है। जी हां, डेनमार्क में यूक्रेनी पायलट्स F-16 लड़ाकू विमानों को उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब ये ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त डेनमार्क से यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमानों की खेप मिल सकती है। यानी ज़ेलेंस्की जिस जंगबाज की मांग महीनों से कर रहे थे, अब वो यूक्रेनी वायुसेना के बेड़े में किसी भी वक्त एंट्री मार सकता है। मगर इसी बीच पुतिन की वार्निंग ने यूक्रेन से लेकर यूरोप तक खलबली मचा दी है। आखिर कैसे? वॉर जोन में F-16 की दस्तक न्यूक्लियर विनाश की सबसे बड़ी वजह बनेगा, देखिए। Всі дуже раді тим, що Данія збиралася надати ці винищувачі і у співпраці з В современном мире немало тревожных вызовов и рисков, потому мощный потенциал, высокая боеготовность наших. न्यूक्लियर हथियारों से महाजंग की मुनादी हो चुकी है। वॉर जोन में विनाशक हथियारों की एंट्री भी हो चुकी है। इंतजार है तो सिर्फ एक चिंगारी के भड़कने का, और जैसे ही जंगी ज्वाला से उठी चिंगारी भड़की, धरती के बड़े हिस्से में जलजला आएगा। एटमी कोहराम से सब कुछ दहल जाएगा। रूस यूक्रेन जंग को ठीक 2 साल पूरे हो चुके हैं, मगर 2 साल बाद भी जंग अब तक बेनतीजा रही है। लेकिन अब रूस यूक्रेन जंग एक ऐसे मोड़ पर जा पहुंची है जहां पुतिन और ज़ेलेंस्की का एक भी दांव साक्षात विनाश ला सकता है। आखिर कैसे, ये आपको बताते हैं। मसलन यूक्रेनी फाइटर पायलट्स की ट्रेनिंग डेनमार्क में पूरी हुई। अब डेनमार्क F-16 लड़ाकू विमान यूक्रेन को सौंपेगा। इसके अलावा नेटो देश भी यूक्रेन को हथियार देंगे। एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलें यूक्रेन को दी जाएंगी। ब्रिटेन भी $311 मिलियन का तो क्या जल्द ही F-16 लड़ाकू विमान की खेप कीव पहुंचने वाली है? क्या इस जंगबाज के आने के साथ ही ज़ेलेंस्की ब्रिगेड रूस के खिलाफ सबसे विस्फोटक काउंटर अटैक का आगाज कर सकती है? जी हां, वैसे तो नेटो देशों के तमाम एडवांस वेपन्स कीव पहुंच चुके हैं। बीते काफी वक्त से यूक्रेन पश्चिमी देशों से मिले हथियारों के जरिए रूस से जंग भी लड़ रहा है। मगर इसी बीच F-16 फाइटर जेट की यूक्रेन को डिलीवरी से जुड़ा जो अपडेट सामने आया है, उससे क्रेमलिन में भी खलबली मच गई है। प्रेसिडेंट पुतिन तक का माथा ठनक गया है। अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान के यूक्रेन पहुंचने से पहले पुतिन का इतने आक्रामक अंदाज में बात करना इस बात का साफ और सीधा संकेत है कि अगर डेनमार्क ने यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट सौंपे तो पुतिन बैटल ग्राउंड में एटमी हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि पुतिन F-16 फाइटर जेट से इतने सहमे हुए क्यों हैं? क्यों पुतिन नहीं चाहते कि F-16 लड़ाकू विमान की खेप यूक्रेन पहुंचे? तो इसकी वजह है अमेरिकी आसमानी जंगबाज का दमखम। अमेरिका समेत दुनिया के 25 से ज्यादा देश मौजूदा वक्त में F-16 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में सुपर पावर का ये सुपर फाइटर कैसे यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित होगा, ये भी जान लीजिए। जंगबाज F-16 चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। इस फाइटर जेट का कुल वजन करीब 9,207 किलोग्राम तक है। वहीं F-16 लड़ाकू विमान की मारक क्षमता करीब 4,220 किलोमीटर तक है। आसमान में ये लड़ाका मैक 2 यानी करीब 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। और इतना ही नहीं, F-16 फाइटर जेट एडवांस एरोडायनेमिक्स और एवियोनिक्स सिस्टम से भी लैस है।
अगर बात F-16 में लगे हथियारों की जाए तो इसमें रडार गाइडेड AIM-7 स्पैरो मिसाइल लगी होती है। इसके अलावा F-16 में AIM-120 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी लगी होती है, जो हवा में मौजूद हर टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। किलर मिसाइलों के साथ साथ F-16 फाइटर जेट में 20 mm की M61A1 कैनन भी लगी होती है, जो ताबड़तोड़ अंदाज में गोलियां बरसाती है। एडवांस तकनीक और घातक ब्रह्मास्त्रों से लैस ये सुपर फाइटर किसी भी जंग का रुख बदल सकता है। अपने विस्फोटक प्रहार से दुश्मन सेना में सनसनी मचा सकता है, दुश्मन के सैन्य ठिकानों और इलाकों को तबाह कर सकता है। आपको बता दें, F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करने वाले देशों में नेटो सदस्यों की तादाद काफी ज्यादा है। अमेरिका ने अपने हर सहयोगी मुल्क को यह सुपर फाइटर दे रखा है, लिहाजा अब नेटो के देश अमेरिकी लड़ाकों की खेप यूक्रेन को डिलीवर करेंगे। मसलन डेनमार्क जून 2024 में 19 F-16 लड़ाकू विमान यूक्रेन को डिलीवर करेगा। वहीं नीदरलैंड्स दिसंबर 2024 तक 24 F-16 फाइटर जेट यूक्रेन को देगा। यानी जल्दी यूक्रेनी वायुसेना के बेड़े में F-16 जैसा गेम चेंजर लड़ाकू विमान शामिल हो सकता है। बस इसी बात से रूसी डिफेंस के होश फाख्ता हो रखे हैं। लेकिन पुतिन ने भी साफ कर दिया है कि अगर F-16 की खेप यूक्रेन को मिली तो भी अमेरिका और नेटो के देश महायुद्ध के लिए तैयार रहे, वो भी बम गोला बारूद से नहीं बल्कि परमाणु हथियारों से। मतलब ये कि करीब 2 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध असल में फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर का लॉन्च पैड बन चुका है, जहां कभी भी किसी भी वक्त एटमी विनाशकों का इस्तेमाल हो सकता है, वो भी धड़ल्ले के साथ। और इसकी वजह है पुतिन की परमाणु विनाशकों का एक्शन में आना। जी हां, पुतिन की जंगी तैयारी नंबर 1 Tu-160M सुपरसोनिक बॉम्बर को वॉर जोन में उतारा। पुतिन की जंगी तैयारी नंबर 2 बेलारूस में 9 K-720 इस्कंदर मिसाइल की खेप तैनात की। पुतिन की जंगी तैयारी नंबर 3 ब्लैक सी में युद्धपोतों को जिरकॉन मिसाइल से लैस किया। दरअसल पुतिन F-16 को वजह बनाकर अमेरिका पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में अमेरिका 2 फ्रंट में फंसा हुआ है, पहला यूक्रेन और दूसरा अरब। और इन सब के बीच पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना खेमा काफी मजबूत कर लिया है। लिहाजा पुतिन इस बार अमेरिका की घेराबंदी कर रहे हैं, ताकि जैसे ही मौका मिले यूक्रेन के नाम पर अमेरिका को टारगेट कर सके। अब यह देखना होगा कि पुतिन की एटमी धमकी का अमेरिका और नेटो किस अंदाज में जवाब देते हैं। क्या इस वार्निंग के बाद भी यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट मिलेंगे या फिर नहीं, ये आने वाले चंद महीनों में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। नेटो अभी यूक्रेन को बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। दूसरी तरफ पुतिन ने अगले टारगेट भी तय कर लिए हैं। पुतिन के नए ब्लूप्रिंट से पेंटागन में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि यूक्रेन विध्वंस के बाद पुतिन की सेना आगे बढ़ेगी, जिससे एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार होगा जिसमें यूरोप के कई देश फंस जाएंगे। नेटो को समझ आ चुका है कि पुतिन रूस को सोवियत संघ के दौर में पहुंचाना चाहते हैं, जहां यूरोप के कई देश सोवियत के अधीन हुआ करते थे। आखिर क्या है पुतिन का नया ब्लूप्रिंट, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए।
ये सवाल नेटो की बेचैनी बढ़ा रहा है। यूक्रेन के सरेंडर के बाद पुतिन का प्लान क्या है, तो इस सवाल का जवाब सुन लीजिए। यूक्रेन के बाद पुतिन के निशाने पर अभी 2 टारगेट हैं, जिसमें मोल्दोवा और पोलैंड पर भी एयर स्ट्राइक की जा सकती है। पुतिन की सेना एक नए ब्लूप्रिंट के तहत आगे बढ़ रही है। यही वजह है कि नेटो की नींद उड़ गई है। बेलारूस ने नाटो को धमकी दी है, जबकि रूस ओडेसा के साथ मोल्दोवा पर कब्जे की तैयारी कर चुका है। सबसे पहले समझिए रूस के इशारे पर बेलारूस क्यों तमतमा रहा है। बेलारूस ने नेटो को धमकी दे डाली है। इस दौरान अपने बॉर्डर पर विध्वंसक हथियार लगा दिए हैं। जबकि पहले खबर आई थी कि बेलारूस ने अपनी सरहद पर न्यूक्लियर बेस भी बना लिया है। इस बीच रूस के सैनिक भी बेलारूस पहुंचकर बेलारूसी सैनिकों के साथ युद्धाभ्यास में शामिल हो चुके हैं। ये उसी की तस्वीरें। इस बीच बेलारूस ने कहा है, अगर नेटो के किसी भी सदस्य देश का एयरक्राफ्ट बेलारूस के एयर स्पेस में आता है तो उसे तुरंत मार गिराया जाएगा। यह धमकी बेलारूस के डिफेंस मिनिस्टर विक्टर खेर्निन ने दी है, जबकि एक दिन पहले पोलैंड की तरफ से सख्त लहजे में कहा गया था कि बेलारूस यूरोप में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहा है। हमारी सेना ऐसी परिस्थिति से मुकाबला करने को तैयार है। दोनों तरफ से धमकी के बाद हालात काफी तनावपूर्ण हो चुके हैं। दोनों तरफ से सरहद पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया है। बेलारूस ने डिफेंस सिस्टम दिए हैं। दरअसल नेटो की डिफेंडर ड्रिल बेलारूस बॉर्डर के पास तक जा पहुंची, तभी से बेलारूस तमतमाया हुआ है। रूस ने भी धमकी दी है कि डिफेंडर ड्रिल की आड़ में नाटो यूरोप में मिलिट्री बेस बढ़ाता जा रहा है। बेलारूस की करीब 416 किलोमीटर की सरहद पोलैंड से लगती है। पोलैंड की तरफ से 185 किलोमीटर के बॉर्डर पर फेंसिंग की जा चुकी है। बाकी हिस्से पर पोलैंड जल्द ही फेंसिंग लगाएगा। इसका ऐलान पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क ने पिछले हफ्ते फिनलैंड के दौरे पर किया था। दरअसल पोलैंड पहले भी इस बात का खतरा जता चुका है कि बेलारूस की आड़ में रूस पोलैंड पर हमला कर सकता है। इसी तरह का डर फिनलैंड ने भी जताया है। इतना ही नहीं, रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा भी पुतिन के टारगेट पर है, जिसके लिए रूस ने प्लान ट्रांसनिस्ट्रिया तैयार कर लिया है। ओडेसा पर लगातार हो रहे हमले उसी प्लान का हिस्सा है। यानी रूस ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि वो किस दिशा में बढ़ रहा है। ये तबाही, ये आग सिर्फ शुरुआत है। असली बर्बादी मोल्दोवा में बाकी है। 1991 में सोवियत संघ से अलग हुए मोल्दोवा पर कब्जे के लिए रूस ओडेसा रूट से आगे बढ़ रहा है। ओडेसा में पिछले एक हफ्ते से भयानक जंग जारी है और रूस के तेवर बता रहे हैं यह युद्ध आगे ट्रांसनिस्ट्रिया तक पहुंचने वाला है। जंग का नया मोर्चा खुलने वाला है इस पट्टी नुमा इलाके में। यह है मोल्दोवा का आजाद इलाका ट्रांसनिस्ट्रिया, जहां रूस के सैन्य बेस है और रूस के समर्थन वाला सत्ता तंत्र भी। मोल्दोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया स्वायत्त क्षेत्र के प्रमुख हैं वादिम क्रास्नोस्लेस्की। वादिम क्रास्नोस्लेस्की के एक फैसले से मोल्दोवा की राजनीति में उबाल आ गया है। वादिम क्रास्नोस्लेस्की ने अगले हफ्ते अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई है
इस बैठक में ट्रांसनिस्ट्रिया के रूस में विलय पर सहमति बन सकती है। सुप्रीम काउंसिल के बैठक के बाद रूस को ट्रांसनिस्ट्रिया विलय का आमंत्रण दिया जा सकता है। माना जा रहा है कि 28 फरवरी को ट्रांसनिस्ट्रिया का रूस में विलय हो सकता है। ट्रांसनिस्ट्रिया में रूस समर्थक सरकार है। ट्रांसनिस्ट्रिया के 97% लोग रूस के साथ विलय के पक्ष में हैं। ट्रांसनिस्ट्रिया के साथ आने पर खार्किव से ब्लैक सी तक रूस का मजबूत कॉरिडोर बन जाएगा। जाहिर है मोल्दोवा में भी रूस का नियंत्रण बढ़ेगा। पुतिन ट्रांसनिस्ट्रिया का इस्तेमाल यूक्रेन के दक्षिणी पश्चिमी कोने को अलग करने के लिए कर सकते हैं और बेलारूस की तरह मोल्दोवा पर भी अपना प्रभाव जमा सकते हैं। इसके लिए रूसी सेना पूरी तरह तैयार है। अगर विलय नहीं हो पाता है तो अंजाम यूक्रेन की तरह तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ज़ेपोरिजिया परमाणु प्लांट में किसी भी वक्त महाविस्फोट हो सकता है। यूक्रेन से लेकर यूरोप तक रेडिएशन फैल सकता है, जिसका मतलब भीषण नरसंहार। ज़ेपोरिजिया पर हमला कर रूसी सेना ने परमाणु प्लांट पर भी हमले किए और इस हमले के बाद IAEA ने आशंका जताई है कि अगर परमाणु प्लांट धधका तो यूरोप से एशिया तक शमशान बन जाएगा। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। दक्षिणी यूक्रेन के ज़ेपोरिजिया रीजन पर रूसी ब्रिगेड का जबरदस्त प्रहार जारी है। मगर इस बार पुतिन की सेना ने ज़ेपोरिजिया में मौजूद न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया है। प्लांट के आसपास के इलाकों पर भीषण बमबारी और मिसाइलें दागी हैं। मकसद साफ है, न्यूक्लियर पावर प्लांट को तबाह करना। यकीन मानिए, ज़ेपोरिजिया के परमाणु पावर प्लांट पर रूसी हमले के साथ सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में सनसनी मच गई है। यूरोप के तमाम देशों की जान हलक में अटक गई है। जानते हैं क्यों? दरअसल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने भी अपनी ताजा रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि जिस अंदाज में रूस ज़ेपोरिजिया को दहला रहा है, न्यूक्लियर प्लांट के आसपास हमले कर रहा है, वो किसी महाखतरे से कम नहीं। क्योंकि रूसी हमलों से ज़ेपोरिजिया प्लांट की बिजली ठप हो चुकी है। ज़ेपोरिजिया प्लांट के 4 जनरेटर भी बंद पड़े हैं। इसके अलावा प्लांट का कूलेंट भी ठप हो चुका है। प्लांट का परमाणु ईंधन भी एक्सपायर हो चुका है। यानी जिस तरह ज़ेपोरिजिया का न्यूक्लियर प्लांट तबाह हो रहा है, तमाम क्राइसिस से गुजर रहा है, ऐसे में किसी भी वक्त प्लांट में विस्फोट हो सकता है। लिहाजा रूसी हमलों के बीच प्लांट के आसपास के इलाके खाली कराए जा रहे हैं, क्योंकि प्लांट में विस्फोट हुआ तो उससे फैला रेडिएशन भीषण नरसंहार मचा सकता है। आपको बता दें कि करीब 38 साल पहले यूक्रेन के चेर्नोबिल शहर में मौजूद न्यूक्लियर पावर प्लांट में ऐसा ही कुछ हादसा हुआ था। परमाणु प्लांट में आगजनी के बाद रेडिएशन फैला, सैकड़ों लोग उसकी चपेट में आ गए। आज भी चेर्नोबिल परमाणु हादसे के बाद लोग कैंसर जैसी बीमारियों से मर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस बार रूस ने जिस ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया है, अगर गलती से भी उससे रेडिएशन फैला, हाइड्रोजन गैस लीक हुई, तो चेर्नोबिल से भी कई गुना ज्यादा तबाही फैलने की आशंका जताई जा चुकी है और इसका दायरा यूक्रेन से लेकर यूरोप तक भी हो सकता है। एक तरफ ज़ेपोरिजिया प्लांट दहल रहा है
तो वहीं खैरसौन में मौजूद काखोखवा डैम पर भी हमले जारी हैं। डैम को डैमेज किया जा रहा है और अगर ये हमले जारी रहे तो नीपर नदी का पानी लगातार बहने लगेगा। ऐसे में काखोखवा डैम में पानी का जो रिजर्वायर बनाया गया है उसका जल स्तर घटने लगेगा, जो किसी महा खतरे से कम नहीं है। क्योंकि नीपर नदी पर बना रिजर्वायर 18 मिलियन क्यूबिक मीटर का है। ये रिजर्वायर काखोखवा डैम से ज़ैपोरिज़िया तक फैला हुआ है। रिजर्वायर में जल स्तर घटने से न्यूक्लियर प्लांट बंद हो सकता है, जिसका मतलब ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में विनाशक ब्लास्ट, क्योंकि कूलिंग सिस्टम ठप होने से परमाणु रिएक्टर में प्रचंड विस्फोट होगा। और देखते ही देखते ज़ैपोरिज़िया एटमी प्लांट से निकला रेडिएशन सैकड़ों किलोमीटर दूर तक तबाही मचा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अमेरिका यूक्रेन को हथियार दे रहा है, मिडिल ईस्ट में फंसा हुआ है। अब चीन से टकराव की आशंका बढ़ गई है, यानी 3 मोर्चों पर अमेरिका घिर चुका है। जबकि इस बीच मौका पाकर चीन न सिर्फ अपनी ताकत बढ़ा रहा है, बल्कि लगातार अपनी तैयारियों को मजबूत कर रहा है। समंदर में विस्तारवादी मंसूबे को बढ़ाने के लिए चीन सारी हदें पार कर रहा है। कभी ताइवान तो कभी फिलीपींस को धमका रहा है। लेकिन अब अमेरिका ने ठान लिया है चीन को बैकफुट पर लाकर रहेगा। इसके लिए अमेरिका ताइवान को 621 करोड़ की पहली खेप देने जा रहा है, जिसमें विध्वंसक हथियार पहुंचाए जाएंगे। इसके बाद 796 करोड़ के दूसरे पैकेज का भी जल्द ऐलान किया जाएगा। इससे चीन बौखला गया है। अब अमेरिका से टकराव के आसार बढ़ गए हैं। चीन की तरफ से कहा गया है ताइवान को अमेरिका के हथियार भेजना वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन है। इससे साउथ चाइना सी में हालात बिगड़ेंगे। चीन की धमकी के बाद अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पेंटागन की एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि अमेरिका ने चीन को रोकने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। जिससे चीन पर लगाम लगाई जा सके, क्योंकि वो सीक्रेटली नेवल बेस बना रहा है। ये कंबोडिया में बनाए जा रहे रीम नेवल बेस की सैटेलाइट तस्वीरें हैं, जो 1 मार्च 2020 की है, जबकि दूसरी इसी साल 15 जनवरी की है। साफ दिख रहा है कि नेवल बेस पर कितना काम हुआ है। चीन का कहना है कि वो इस नेवल बेस को कंबोडिया नेवी की मदद के लिए बना रहा है, जबकि अमेरिका इसे चीन का विस्तारवादी मंसूबा बता रहा है। इतना ही नहीं, चीन ने हिंद महासागर में एक जासूसी शिप भी उतार दिया है, जो 16 जनवरी को चीन के हैनान से रवाना हुआ था और मालदीव के माले पोर्ट जा पहुंचा है। चीन इसे एक रिसर्च शिप बता रहा है, जबकि अमेरिका ने दावा किया है कि यह चीन का युद्धपोत है, जो भारत श्रीलंका मालदीव के बीच इकोनॉमिक कॉरिडोर पर निगरानी के लिए भेजा गया है। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को लेकर सबसे नया, बहुत बड़ा और बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ये वो खुलासा है जिससे दुनिया अब तक अनजान थी, लेकिन अब दक्षिण कोरिया के एक रिटायर्ड इंटेलिजेंस अधिकारी ने जो कुछ कहा है, उसे जानकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे।
किम जोंग उन के पास एक संतान है। उनके पास एक बेटी है जिसका नाम है किम चुआई। किम जोंग ने दुनिया को यही बताया है, लिहाजा दुनिया को अब तक यही पता है। लेकिन अब किम के संतान को लेकर बहुत ही बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे के मुताबिक किम के पास एक नहीं बल्कि दो संतान हैं, एक बेटी और दूसरा बेटा। किम की बेटी के बारे में तो दुनिया जानती है, उसकी तस्वीरें और वीडियो भी है। इस बेटी के साथ किम आए दिन नजर आता है, कभी मिसाइल परेड में तो कभी मिसाइल लॉन्च साइट या मिसाइल फैक्ट्री में। लेकिन किम ने अपने बेटे को दुनिया की नजरों से बचा कर रखा है। लेकिन अब किम का यह राज भी खुल गया है। किम जोंग के इस रहस्य को खोला है दक्षिण कोरिया के रिटायर्ड इंटेलिजेंस अधिकारी चोई सू योंग ने। उन्होंने दावा किया है कि किम अपने बेटे को अब तक दुनिया के सामने इसलिए नहीं लाया है क्योंकि वो देखने में सुंदर नहीं है। दावा किया गया है कि किम का बेटा देखने में पीला नजर आता है, वो बहुत पतला है। किम का बेटा अपने परदादा किम इल सुंग की शक्ल पर भी नहीं गया है। यही वजह है कि किम उसे अब तक दुनिया के सामने नहीं लाया है। किम अपने बेटे को भविष्य में भी इसी तरह छिपा कर रखेगा या नहीं, इस बाबत कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि किम बहुत ही रहस्यमयी है। किम के बेटे को लेकर जो दावा किया गया है वो सच है या झूठ, अब तक इस बात का प्रमाण नहीं आया है। इस बाबत अब खुलासा हुआ है तो आने वाले वक्त में इससे जुड़े कुछ सबूत या साक्ष्य सामने आ सकते हैं, तभी इसकी पूरी सच्चाई का पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।